कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 10वां पार्ट देख रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 10वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन लेता हूँ। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है, सर डीवी में 3000 का आदेश है, आगे अपील सेशन कोर्ट में 125 में 1500 दे रहा हूँ, 2 लोग मेरे पे डिपेंड है, 4000 कमाता हूँ, पुराना बकाया न देने पे तलाक पर कोई प्रभाव पड़ेगा, चीफ क्रॉस हो चुका है। यानी इनके पूछने का मतलब है कि इन्होंने इनकी पत्नी ने इनके ऊपर डीवी का केस किया है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत केस किया है जिसमें 3000 का आदेश हुआ है और इसके लिए इन्होंने सेशन कोर्ट में अपील लगा दिया है। बाकी 125 सीआरपीसी में 1500 रुपये ये प्रति माह दे रहे हैं। इनके ऊपर 2 लोग डिपेंड हैं, हो सकता है इनके माता पिता हो जो इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो, और ये सिर्फ 4 ही हजार रुपये कमाते हैं। तो ऐसे में कुछ बकाया राशि हो गई है, कुछ पैसा इन्होंने अपनी पत्नी को नहीं दिया है, कुछ महीनों का जो आदेश है कि 1500 रुपये प्रति माह दीजिए उन्होंने नहीं दिया है, और इन्होंने तलाक का केस किया है, डिवोर्स के लिए केस किया है जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन तक प्रक्रिया हो चुकी है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं अगर जो बकाया भरण पोषण है नहीं देता हूं तो डिवोर्स केस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं आपको किताबी बात बताऊं, जो प्रोविजन है वो बताऊं, तो उसके हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिवोर्स का केस अलग है, अलग प्रक्रिया चल रही है, मेंटेनेंस केस अलग है, अलग प्रक्रिया चल रही है। ये तो हो गई किताबी बात और जो प्रोविजन है उसकी बात। अब मैं आपको अगर प्रैक्टिकली चीज़ बताऊँ, जो चीज़ वास्तव में कोर्ट में होता है उसे बताऊँ, तो देखिए, अगर आपका बकाया भरण पोषण होगा, मेंटेनेंस का जो 125 सीआरपीसी है वो और डिवोर्स केस एक साथ चल रहा होगा, एक कोर्ट में चल रहा होगा, और ऐसे में बकाया भरण पोषण होगा, आपने कुछ महीनों का कुछ किस्त नहीं दिया होगा, तो ऐसे में जो जज साहब होंगे वो साफ कह देंगे कि पहले तो तुम जो बकाया भरण पोषण है वो दो, उसके बाद ही मैं डिवोर्स केस का ऑर्डर करूंगा। यानी आपका ऑर्डर लटका दिया जाएगा लास्ट में जाके, जब फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगा उसके बाद जज साहब यही चीज़ बोल देंगे कि जितना बकाया भरण पोषण है पहले तुम वो दे दो, उसके बाद ही हम तुम्हारे डिवोर्स केस में ऑर्डर करेंगे। तो प्रैक्टिकली में यही चीज़ होता है। तो अगर डिवोर्स का केस और मेंटेनेंस का केस साथ साथ चल रहा होगा तो आगे आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि जज साहब ऐसा ना करे, हो सकता है जज साहब ऐसा कर भी दे। अब ये चीज़ जज साहब के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो प्रोविजन है उसके हिसाब से कोई इफेक्ट एक दूसरे केस के ऊपर, एक दूसरे केस का नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपका जो केस है, मेंटेनेंस जो केस है, अलग कहीं कोर्ट में चल रहा होगा, दूसरे ज़िले में चल रहा होगा, आपका जो डिवोर्स है अलग ज़िले में चल रहा होगा, तो भी ऐसे में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तब आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर साथ साथ केस चल रहा होगा, आप मेंटेनेंस नहीं दिए होंगे, तो थोड़ी दिक्कत आपके सामने आ सकती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक्स सर फॉर योर अनलिमिटेड इफोर्ट्स। क्या हम एक से ज़्यादा एडवोकेट हायर कर सकते हैं, जैसे डीवी केस लड़ने के लिए अलग और बीवी के ऊपर कुछ और केस डालने के लिए अलग? प्लीज़ इसके फ़ायदे और नुकसान बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके जितने भी केस हैं उसके लिए आप अलग अलग वकील कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं। आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप जितने भी चाहें उतने भी एडवोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग आपका केस चल रहा है, सेक्शन 9 चल रहा है, पत्नी ने केस किया है वो चल रहा है, आपने क्रॉस केस किया है वो चल रहा है, तो सारे केस के लिए आप अलग अलग एडवोकेट कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका सिर्फ एक ही केस है, जैसे आपने सिर्फ सेक्शन 9 का केस किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक से ज़्यादा वकील कर लूँ, 2-3 वकील अपने लिए हायर कर लूँ, तो भी आप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वकील रख के भी आप अपना केस सबसे लड़ा सकते हैं। सब लोग कोर्ट की तारीख पे जाएंगे और सब लोग वहाँ स्टैंड रहेंगे। तो ऐसे में आप चाहें तो एक से ज़्यादा वकील भी अपने केस के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी अगर फ़ायदे और नुकसान बताऊँ तो फ़ायदा तो इसका ये है कि कई लोग मिलकर काम करेंगे, कई दिमाग लगेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा। और नुकसान की बात हम अगर कर लें तो सारे केस तो एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं।
जैसे सेक्शन 9 हो गया, 498 ए हो गया, और जो भी केस हैं सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में सारे केस पे अगर अलग अलग आदमी काम करते हैं तो फिर वो एक में मिलके सोच नहीं पाते हैं। एक आदमी काम करता है तो ऐसे में सारी चीज़ों को वो जान रहा होता है कि किस केस में क्या चल रहा है, क्या बातें कहनी है, क्या नहीं कहनी है। अलग अलग एडवोकेट रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे केस का हाल नहीं जानेंगे। तो ऐसे में अगर दूसरे केस में किसी दूसरे केस की बात पूछी जाती है, कुछ पूछा जाता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में उनके सामने ये दिक्कत आ सकती है। तो मेरा तो आपसे सुझाव यही रहेगा कि आप एक से ज़्यादा अगर वकील करना चाहते हैं तो सारे केस में कर दीजिए। जैसे आपको 2 वकील रखना है तो जितना भी केस चल रहा है सब केस में 2-2 वकील कर दीजिए, ये चीज़ सही रहेगा। या फिर एक ही वकील करिए, ये चीज़ भी सही रहेगा। लेकिन प्रोविज़न के हिसाब से आप जितना चाहें वकील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक वकील करिए, अच्छा वकील करिए जिसको सारी केस में लगा दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक्स फॉर योर अनलिमिटेड। इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुका हूं। अब मैं अपने अगले कमेंट को लेता हूं। वाइफ ने बोल दिया कि मैं तो अपनी मर्जी से रह रही हूँ, हस्बैंड को फिर उसको लेने के देने नहीं पड़ेंगे क्या? क्या लेने के देने नहीं पड़ेंगे, ये चीज़ मैं नहीं समझ पाया। क्वेश्चन को आप अपने स्पष्ट रूप से पूछिए। अगर आपकी वाइफ ने कोर्ट में बोल दिया है कि मैं अपने पति के साथ अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, तो ऐसे में आपको इसके आधार पर डिवोर्स भी मिल सकता है। आप इसके आधार पर डिवोर्स केस कर सकते हैं। अभित्यजन के आधार पर जब इस चीज़ को कहे 2 साल हो जाएगा, या फिर आपकी जो पत्नी है वो 2 साल से निरंतर आपसे बिना उचित कारण के ही अलग रही होंगी, तो ऐसे में आप इसके आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं। अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी देने से बच सकते हैं, क्योंकि जो पत्नी बिना वजह के ही अपने पति से अलग रहती है उसका जो मेंटेनेंस पाने का अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में यही कुछ आपके फायदे होंगे। बाकी आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से पूछिए, तभी मैं सही से जवाब दे पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। साहब इतना बिजी होकर भी हमारे जैसे मासूम सानू के लिए इतना टाइम निकालते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो आप ही लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाता है। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग परेशान हैं उनकी मदद करूं, तो मदद के भाव से मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करता हूं। बदले में आप लोगों से सिर्फ मैं इतना ही उम्मीद रखता हूं, यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इससे मुझे भी हौसला मिल सके, मेरा भी मनोबल बढ़ सके। तो अगर आप लोग बदले में मुझे कुछ देना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए जो काम कर रहा हूं बदले में कुछ देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक आप लोग कर दिया करें। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा वाइफ, मेरी दीदी, माता पिता और मेरे नाम पर 498A 406 केस किया है। हाजिरी देने ना जाए तो वारंट जारी होने के बाद अगर मैं नहीं मिला तो मेरे माता पिता को पुलिस उठा के ले जाएगी, यह मुझे ही लेके जाएगी और बाद में कोई प्रॉब्लम होगी मुझे। देखिए, अगर आपकी पत्नी ने केस किया है, क्रिमिनल केस जो आपके ऊपर हुआ है, ऐसे में आप फरार हो जाते हैं, लेकिन जो केस हुआ है उसमें आपके दीदी का भी नाम है, माता के भी नाम है, पिता का भी नाम है, तो ऐसे में आप तो भाग जाएंगे, ये लोग तो कहीं नहीं भाग पाएंगे, इन लोगों को तो रहना ही पड़ेगा। तो आप भाग जाते हैं तो आपके खिलाफ वारंट जारी होगा। अगर ये लोग भी कोर्ट में नहीं जाते हैं, घर ही पे रहते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं, तो ऐसे में इन लोगों के खिलाफ भी वारंट जारी होगा। फिर पुलिस आएगी, जितने भी लोग पुलिस को मिलेंगे सबको गिरफ्तार करके लेके जाएगी, तो फिर और भी ज़्यादा आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी। और आप अगर भाग जाते हैं केस को छोड़ के, बाकी घर वाले लोग रहते हैं, तो ऐसे भी होता यही है कि जज साहब के दिमाग में ये चीज़ गलत जाती है कि देखो हस्बैंड भाग गया है, घर वाले लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसे में जज साहब के दिमाग में यही जाता है कि जो हस्बैंड है उसके में गलती है, क्योंकि जो लोग गलती किए होते हैं वही लोग भागते हैं। तो ऐसे में घर वालों के लिए दिक्कत आ सकती है, घर वालों को आपके केस में सजा भी हो सकती है, यही चीज़ के आधार पे कि हस्बैंड भाग चुका है, हो सकता है कि उसने गलती किया हो। तो यहाँ पे आपका जो पक्ष है कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप भाग जाएंगे तो कभी आपको भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आपको डटकर अपने केस का सामना करना है। जो गलत आरोप लगे हैं उन्हें साबित करना है कि गलत आरोप लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं। भागने से कुछ नहीं होता है, भागने से सिर्फ आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी और भी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो भागना नहीं है। अगर
आप भागते हैं तो जो आपकी दीदी हैं, माता है, पिता है, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो कभी आपको भागना नहीं है केस से बच के, आपको केस का सामना करना है, डट के सामना करना है। 2-3 साल केस चलेगा, आप बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप भागते हैं तो जब तक आप भागे रहेंगे तब तक केस आपके पीछे पीछे दौड़ाता रहेगा आपको। अगर मान लीजिए आप भागते हैं तो कब तक भाग के जाएंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे तो आप भागते ही रह जाएंगे। कभी ना कभी तो आपको घर आना ही पड़ेगा। फिर जब आप आएंगे तब आपके पीछे केस जो है वो रहेगा ही। ऐसे में आपको पुलिस पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, फिर आपके लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। या फिर एक दूसरा रास्ता है कि आप डट कर केस का सामना कीजिए, 2-3 साल केस लड़िए, ऐसे में आप बरी हो जाएंगे, झूठा आरोप होगा। फिर जो आगे की ज़िंदगी है वो सुकून से जिए, अपने घर पे ही रह के जिए, आराम से जीजिए। तो ऐसे में यही चीज़ आपको करना है, कभी भागना नहीं है, आपको डटकर केस का सामना करना है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मैं अपने पति से 1 साल से अलग रह रही हूँ। मेरी 5 साल की बेटी है। मेरा पति शादी के बाद से ही मेरे साथ मारपीट करते थे, इसलिए मैं अब मायके में ही रह रही हूँ। मैंने 125 का केस किया है और हस्बैंड ने डिवोर्स केस किया है। दोनों केस में एक एक डेट पर काउंसलिंग हो चुकी है और समझौता की कोई कंडीशन नहीं बन पाई। मैं जानना चाहती हूँ कि इंटरिम ऑर्डर होने में कितना टाइम लगेगा? 125 किए हुए 1 साल हो गया। तो देखिए, इंटरिम मेंटेनेंस जो आप कह रही हैं उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र देना होता है, कोर्ट अपने मन से नहीं कर देता है। तो ऐसे में जो 125 सीआरपीसी का आपका केस है उसी में आप इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए। जब आप इंटरिम मेंटेनेंस के लिए प्रार्थना पत्र दे देंगी तो ऐसे में जो कोर्ट होगा आपके पति से उस पर ऑब्जेक्शन मांगेगा। ऑब्जेक्शन आ जाने के बाद आर्गूमेंट होगा, यानी आपके जो वकील होंगे, पति के जो वकील होंगे, वो दोनों लोगों का आर्गूमेंट होगा, अपनी अपनी कोर्ट में बात कहेंगे। उसके बाद कोर्ट इस पर ऑर्डर कर देगा। ये चीज़ होने में सिर्फ 2 महीने लगेंगे आपको। आप ऐसे बैठी रहेंगी और सोचती रहेंगी कोर्ट अपने मन से इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देगा, तो ये नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको पहले प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। जब आप प्रार्थना पत्र देंगी तो उसके 2 से 3 महीनों के अंदर आपको इंटरिम मेंटेनेंस अगर मिलना होगा, कोर्ट चाहेगा तो आपको दिलवाना शुरू कर देगा। तो बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इंटरिम मेंटेनेंस चाहती हैं तो इसके लिए आवेदन आप लगाइए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, पत्नी 2 माह से पीहर में है। 6 साल 5 महीने के बच्चे को भी ले गई और बच्चे से भी बात नहीं कराती है। बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, बुलाने पर नहीं आती है। तब क्या करें? बच्चे के लिए 97 सीआरपीसी कर सकती हैं क्या? देखिए, ये 97 सीआरपीसी से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैट्रिमोनियल केस में इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फिर भी एक महानुभाव हैं, उन्होंने इस तरह से लोगों को मिसगाइड कर दिया है। यूट्यूब पे वो वीडियो बनाते हैं, यही लीगल सब जानकारी देते हैं। उन्होंने लोगों को इस तरह से मिसगाइड कर दिया है कि लोग इसी वजह से कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं और बार बार इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए, 97 सीआरपीसी का लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो तो माँ के साथ ही रह रहा है। कहीं उसको किडनैप थोड़ी ना किया गया है, उसको बंदी थोड़ी ना बनाया गया है। तो 97 सीआरपीसी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी को बंदी बना लिया गया हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कहीं बंद कर दिया गया हो। तो बच्चा तो अबोध है, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो उसकी माँ है, तो ये माँ का अधिकार है कि वो बच्चे को अपने साथ रखें। तो उनको बच्चे को बंदी नहीं बनाया गया है कि आप 97 सीआरपीसी का यूज करेंगे और इससे फ़ायदा ले लेंगे। आपको यहाँ इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बाकी आपके क्वेश्चन जो है उसके लिए मेरा यही सलाह है आपसे कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित कोई भी मुकदमा लड़ रहे हों, जैसे सेक्शन 9 लड़ रहे हों, सेक्शन 10 लड़ रहे हों, सेक्शन 11 लड़ रहे हों, सेक्शन 12 लड़ रहे हों, या फिर डिवोर्स का केस लड़ रहे हो, कोई भी मतलब हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो उसी मुकदमे में आपको सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देना है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, उसे पढ़ाना चाहता हूं या फिर अपने साथ रखना चाहता हूं, चाइल्ड कस्टडी चाहता हूं। तो इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र देना होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, वो वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा। या फिर इसके बारे में और भी ज़्यादा आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझसे फ़ोन पे बात करिएगा, अपॉइंटमेंट लेके मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा।
तो बच्चे के लिए आपको यही करना है ऐसी स्थिति में कि आपको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देना है। आपका काम हो जाएगा। आप अगर उचित आधार बताएंगे, उचित तथ्य कोर्ट के समझ देंगे तो ऐसे में चाइल्ड कस्टडी भी मिल सकती है या फिर बच्चे से मिलने का भी आदेश हो सकता है। 97 CRPC लगाने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस में नौकरी लेते हुए जालसाजी दस्तावेज लगा के नौकरी प्राप्त की हो और उसके बाद नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हों और 1 से 2 वर्ष हो गए हों और उसके बाद उसकी सच्चाई का पता चले तो सरकार उनके साथ क्या करेगी? तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति है, धोखेबाजी से नौकरी प्राप्त कर ली गई है और सरकार को इस चीज़ का बाद में पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट है वो उस व्यक्ति पे जालसाजी का केस करेगी। साथ ही साथ जो भी उन्हें तनख्वाह मिला होगा स्टार्ट से लेके अंत तक, जो भी सैलरी मिली होगी, जो भी पैसा मिला होगा, सरकार उसे रिकवर कर सकती है, यानी वापस ले सकती है। इसके लिए सरकार उनकी प्रॉपर्टी तक कुर्क करा सकती है। तो यही सारी चीज़ें हो सकती है। साथ ही साथ उनके ऊपर धोखेबाजी के लिए मुकदमा भी दर्ज होगा, FIR भी दर्ज होगा, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर प्लीज प्रोवाइड द details and any authority about point number 4. It is very urgent. अब देखिए, इस वीडियो में मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के संबंध में बताया है। अब इसकी जो पॉइंट नंबर 4 है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 4 में मैंने क्या चीज़ बताई है मुझे खुद नहीं याद आ रहा है, मैंने वीडियो भी देखा नहीं है, तो ऐसे में ये चीज़ तो आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। थोड़ा सा अगर आपने शॉर्ट में बता दिया होता कि मैंने क्या चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में पॉइंट नंबर 4 में बताया है तो मैं आपको उसे अच्छी तरह से बता देता। बाकी आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में मैंने क्या चीज़ बताई है उसे आप लिख कर भेजिएगा तो मैं आपको उसे डिटेल में बता दूंगा, सारी चीज़ें आपको मैसेज कर दूंगा, समझा दूंगा। बाकी उससे भी ज़्यादा आप समझना चाहते हैं तो आप कॉल पे बात करिएगा अपॉइंटमेंट लेके, मैं और भी ज़्यादा आपको डिटेल में समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। 498A के तरह कितनी बार कर सकती है? अब ये आप क्या पूछ रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 498A के तहत कितनी बार कर सकती है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बाकी अगर आप सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि 498A शादी के कितने दिनों के बाद तक दर्ज कराया जा सकता है, कब तक दर्ज कराया जा सकता है, तो देखिए इसका कोई लिमिट नहीं है कि पत्नी शादी के बाद कितने दिनों के बाद 498A केस दर्ज कराएगी। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। जब भी पत्नी के साथ हिंसा होती है, क्रूरता होती है, उस समय पत्नी केस दर्ज करा सकती है। ऐसा नहीं है कि 7 साल के अंदर ही पत्नी को केस दर्ज कराना होता है। पत्नी के साथ जब भी कुछ ऐसा होता है, चाहे शादी को 15, 20, 25 साल ही क्यों ना हो गए हो, पत्नी जब चाहे, जब उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो केस दर्ज करा सकती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर 25 को है तो पेशी होगी या नहीं कोरोना में? तो देखिए अभी तो कुछ गाइडलाइन नहीं आया है लोअर कोर्ट के लिए, अभी तो लोअर कोर्ट चल ही रहे हैं वैसे जैसे के तैसे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आ गया है कि अब ये ऑनलाइन चलेगा, लेकिन अभी लोअर कोर्ट के लिए कुछ नहीं आया है। हो सकता है कि आपका जो पेशी है 25 जनवरी को है, तब तक कुछ नई चीज़ आ जाए, कोर्ट बंद हो जाए या फिर ऑनलाइन सारी चीज़ शुरू हो जाए या फिर सिर्फ अर्जेंट वर्क हो। तो अभी तो कुछ नहीं आया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। अभी कुछ ऐसा आया नहीं है कि आपको मैं कह सकूं। अब 25 की बात तो 25 को ही देखेंगे या फिर जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तब देखेंगे। अभी तो कुछ इसके लिए कंफर्मेशन नहीं आया है, कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। व्हाट्सएप चैट को सबूत बनाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करे, स्क्रीनशॉट ना ले, पहले फ़ोन ऑन करे, फिर उसका नंबर शो करे, फिर जिससे मैसेज भेजा हो उसका नंबर शो करे, फिर जो चैट भेजी है उसका शो करे, साथ में जो कॉल हुई है उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। व्हाट्सएप में आपको वॉइस मैसेज भी मिलेंगे, उसका भी प्ले करके रिकॉर्ड कर लें। अब देखिए इन्होंने एक बात बताई है कि व्हाट्सएप मैसेज जो है उसको किस तरह से आप सबूत के तौर पे पेश करेंगे, तो उसका आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले, ये बता रहे हैं ये चीज़। तो अश्विनी जी, जैसा इनका नाम है अश्विनी जी, देखिए ये जो चीज़ आप बता रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शायद कोई आपको ऐसा सजेस्ट किया होगा, समझाया हो। तो देखिए अश्विन जी, आपको मिसगाइड किया गया है। जो भी ये चीज़ आपको बताया है वो गलत चीज़ बताया है। कोर्ट ऐसे भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेगा, एविडेंस के तौर पे नहीं
लेगा तो ये चीज़ गलत है। लेकिन आपने जो चीज़ प्रयास किया बताने का, हम सबको प्रयास किया, वो बहुत सराहनीय है। अच्छी बात है कि आपने कुछ प्रयास किया, कुछ नया चीज़ खोजा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोर्ट फिर भी इसे नहीं लेगा, इसके आधार पे कोई जजमेंट नहीं देगा। अगर आप व्हाट्सएप चैट को अगर वास्तव में देना चाहते हैं एविडेंस के तौर पे, तो ऐसे में वो मोबाइल ही आप दे सकते हैं जिसमें व्हाट्सएप से चैटिंग हुई है। अगर मोबाइल ही आप दे देते हैं, उसमें व्हाट्सएप रहेगा, सारी चीज़ें जैसी की तैसी रहेंगी, तब जाके व्हाट्सएप चैट को आप सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं, कोर्ट उसे ले सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल ही देना पड़ेगा, न कि व्हाट्सएप चैट जो हुआ है उसका आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसका कैसेट बना के उसे पेन ड्राइव में भर के मेमोरी कार्ड में भर के दे देंगे तो कोर्ट उसे ले लेगा। तब कोर्ट उसे नहीं लेगा। अगर आप वो मोबाइल ही दे दे जिसमें व्हाट्सएप चैटिंग हुई है, तब जाके कोर्ट उसे कहीं ले सकता है, उसके आधार पे कोई जजमेंट दे सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हेलो सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है, एक वाइफ हूँ। अगर मेरे 11 जनवरी को फर्स्ट डेट है केस का, अगर मैं 11 को नहीं पहुँच पाऊँ तो कोर्ट में क्या वो डेट कुछ दिन आगे बढ़ जा सकती है, या फॉर 10 डेज आगे हो सकता है क्या? फिर अगले डेट पे मिलेगी? अगर अगले डेट मिलेगी तो अबाउट कितने दिन आगे मिल सकती है? 1 2 3 4 5 6 मंथ कितने दिन आगे का मिल सकता है? तो देखिए, अगर आपने कोई भी केस किया है, आपका जैसे डिवोर्स केस चल रहा है, सेक्शन 9 चल रहा है, ऐसे में मान लीजिए आज आपका डेट है और आज आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि आप नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में इसकी सूचना आपको वकील को दे देनी होती है। ऐसे में जो वकील होते हैं वो आपकी हाजिरी माफ़ी कोर्ट में लगा देते हैं। तो ऐसे में आपके विरुद्ध कोई आदेश नहीं होता है, आपका केस खारिज नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आप कोर्ट में बिना सूचना के ही नहीं जाएंगे, आपने कोई केस किया है, आप कोर्ट में सूचना नहीं देंगे कि मैं नहीं आ सकता हूं, आपके वकील भी नहीं जाएंगे, तो ऐसे में कोर्ट उस मुकदमे को खारिज कर देता है। तो ऐसे में अगर आप नहीं जा पाते हैं आज की डेट पे, तो ऐसे में आप क्या करिए कि वकील को सूचना दे दीजिए, वकील हाजिरी माफ़ी लगा देंगे। उसके बाद जो कोर्ट होगा, इसी के आधार पे आपको एक अगली डेट दे देगा। ये जो अगली डेट दिया जाएगा वो कोर्ट के ऊपर होता है, निर्भर होता है कि कोर्ट कितने दिन का डेट लगाता है। लेकिन मान के चलिए, एक चीज़ मैं आपको रेशियो बता दूं कि कोर्ट कितने दिनों का डेट लगाता है, तो कोर्ट मान के चलिए 30 से 45 दिनों के बीच का डेट लगाता है। एक नॉर्मल डेट इतने दिनों का लगता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, क्या पत्नी के बॉयफ्रेंड पे आईपीसी 498 का केस किया जा सकता है? इसके लिए क्या सबूत लगेगा और ये केस क्या थाने से किया जा सकता है? तो देखिए, ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 है, वो यदि किसी शादीशुदा महिला को कोई व्यक्ति, कोई पुरुष फुसला के अपने साथ लेके चला जाता है, तो ऐसे में उस पुरुष के ऊपर ये केस लगता है। तो अब देखिए, आपकी जो पत्नी का बॉयफ्रेंड होंगे, वो उस महिला को यानी पत्नी को अपने साथ जो लेके जाएंगे, वो फुसला के थोड़ी न लेके जाएंगे, उसकी मर्जी से लेके जाएंगे। तो ऐसे में ये केस नहीं बनेगा, ये केस दर्ज नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, क्या ये केस कहाँ दर्ज आप कराएंगे? थाने में दर्ज कराएंगे या फिर कोर्ट से दर्ज कराएंगे? तो जो भी वैवाहिक मामले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 495 या फिर जो भी वैवाहिक संबंधी अपराध हैं, जिसमें 498 ए को छोड़ के जो भी अपराध हैं, सारे अपराध में कंप्लेंट केस ही दर्ज होता है, यानी परिवाद ही दर्ज होता है। किसी भी वैवाहिक मामले में जो अपराध होता है उसमें आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। सारी चीज़ों में सिर्फ कंप्लेंट केस ही दर्ज होता है। तो वैवाहिक संबंधी जो भी अपराध होते हैं 498 ए को छोड़ के सारे केस में सिर्फ परिवाद ही दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेते हैं वो परिवाद के माध्यम से ही लेते हैं। और रही बात अब सबूत की, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उस वीडियो में समझाई है। इस केस को आप कब दर्ज करा सकते हैं, कैसे दर्ज करा सकते हैं, क्या सबूत लगेगा, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। Hi sir, there any website which can tell us ranking in terms of divorce lawyers, success rate, expertise, experience, etc. for particular city, or even she can find good lawyers
फॉर एनी स्पेसिफिक सिटी। अब देखिए, आपको अगर वकील चुनना है तो ऐसे में आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी कोई वकील नहीं चुनना चाहिए। अगर आप एक बढ़िया वकील चाहते हैं अपने मुकदमे के लिए तो ऐसे में आपको कोर्ट में जाना है, कुछ लोगों से बातें करनी है, कुछ ऐसे लोग जो मुकदमे लड़ रहे हों, वास्तव में जो लोग पीड़ित हैं, मुकदमे लड़ रहे हों, उनसे बात करनी है या फिर और लोगों से आपको बात करनी है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसे आप प्रैक्टिकली में कीजिए, ज़मीनी स्तर पे खोजिए। ऐसे इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारे लोग हवाई बातें करते हैं, स्टार रैंकिंग ले लेते हैं। रैंकिंग तो पैसा दे के मिल सकता है, और जो रेट दिखाया जा रहा है सही दिखाया जा रहा है कि गलत दिखाया जा रहा है, क्या भरोसा है। तो ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको कभी भी अपने लिए कोई वकील नहीं चुनना चाहिए। अगर आप चुन लेते हैं तो आपको नहीं पता है कि वो कैसे हैं, कैसा काम करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैं आपसे यही सुझाव दूंगा कि अगर आप वकील चुनना चाहते हैं तो ऐसे में आप ज़मीनी स्तर पे चुनिए, कोर्ट जाइए, वहाँ वकील से बात करिए, उन्हें देखिए, समझिए, तब जाके उन्हें अपने केस को दीजिए। तो आपको ज़मीनी स्तर पे चुनना है, कोर्ट में जाना है, कुछ लोगों से बात करनी है, या फिर जैसा आप जब सही समझे उस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर किसी वेबसाइट के जरिए कभी आपको कोई वकील नहीं चुनना चाहिए। अगर आप चुन लेते हैं तो हो सकता है कि आपको बढ़िया मिल जाए, हो सकता है कि खराब मिल जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा सुझाव यही आपके लिए रहेगा कि आप ज़मीनी स्तर पे जाके, कोर्ट में जाके या फिर कहीं और से ऐसे, मतलब जैसे आप सही समझे उस तरीके से वकील चुनिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए कभी कोई वकील ना चुनिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मुझ पे मदर एंड फादर पे जून 2021 में वाइफ ने 498 ए किया। पुलिस स्टेशन में मुझे 41 ए का नोटिस आया था, हमारा जवाब भी लिया आईओ ने, बट अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एंड अब मुझे एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए या चार्जशीट फाइल होने पे रेगुलर बेल, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, केस में क्या चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है, इसे आप छोड़ दीजिए। ये आपका टेंशन नहीं है, ये वाइफ का टेंशन है। ऐसे में आप सिर्फ कभी कभी कोर्ट में जाइए और वहाँ पता लगाते रहिए कि चार्जशीट आई तो नहीं। तो ये चीज़ आप कोर्ट में जाके पता लगा सकते हैं कि चार्जशीट लगी है या फिर नहीं लगी है। चार्जशीट लेट में लग रही है तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये तो वाइफ के लिए नुकसानदेह है, वाइफ के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है, वाइफ की परेशानी बढ़ रही है। तो इसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। रही बात आपको बेल लेने की, तो देखिए, आपको 41 ए का नोटिस आया, आप आईओ से मिले यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिले, आपका स्टेटमेंट भी हुआ। तो उस समय तक अगर आपको उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया तो अब आपको वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आपकी गिरफ्तारी होगी, अब आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं की जाएगी। तो ऐसे में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एंटीसिपेटरी बेल मत लीजिए। अब सीधा जब चार्जशीट लग जा रहा है, मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले रहे हैं, आपको नोटिस हो जा रहा है, उसके बाद आप कोर्ट जाइए और रेगुलर बेल कराइए, यही आपके लिए उचित होगा। आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात, आप चार्जशीट लेट से लग रहा है, समय से लग रहा है, तो ये सारी वाइफ का टेंशन है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, इस टेंशन को आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा नोटरी डिवोर्स हुआ है और अभी मेरी वाइफ शादी कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे उसे डिवोर्स नहीं देना है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता शादी करा रहे हैं, हमारा डिवोर्स को आज 1 महीना हुआ है, हेल्प मी सर। तो देखिए, आपका शादी हो चुका है और ऐसे में आपने नोटरी जो डिवोर्स होता है, स्टम्प पेपर पे होता है, वो आपने लिया है। तो ऐसे में इस डिवोर्स की कोई मान्यता नहीं है, कोर्ट इसे शून्य मानता है, इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये डिवोर्स नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर आपकी जो वाइफ हैं वो अभी भी आपकी पत्नी ही है, उनकी शादी नहीं हो सकती। अगर वो दूसरा शादी करती हैं तो ये वैलिड भी नहीं होगा। ऐसे में आप क्या करिए कि अपनी वाइफ को अपने पास बुलाने के लिए, साथ रखने के लिए, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए जो मुकदमा होता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, उसे आप लगाइए, धारा 9 का मुकदमा लगाइए, पत्नी को नोटिस भिजवाइए। तो आप पहले तो यही काम कर दीजिए, क्योंकि अभी आपकी जो पत्नी है उनसे जो आपका नोटरी डिवोर्स हुआ है उसकी कोई मान्यता नहीं है, ये डिवोर्स नहीं हुआ है, आपकी पत्नी है वो। तो ऐसे में तत्काल आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा लगा दीजिए, अपने वाइफ को अपने पास बुलाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए। तो पहला काम आप यही काम कीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वाइफ अभी अपने यहाँ है, हमारे
डर है कि हमारे घर आके कुछ गलत ना कर सके, हम उसको आने से कैसे रोकें। तो देखिए, अगर ऐसा है, आप अपनी वाइफ को अपने घर में आने से सिर्फ रोकना चाहते हैं, आप डिवोर्स नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में जुडिशियल सेपरेशन का केस होता है धारा 10 के अंतर्गत। तो ऐसे में आप वो केस लगाइए और उसमें एक आवेदन आप दीजिए इंटरिम ऑर्डर के लिए कि तत्काल जो कोर्ट है, जब तक केस चल रहा है तब तक इंटरिम ऑर्डर कर दे कि वाइफ हमारे घर पे ना आए। जो केस में बाद में जजमेंट आएगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तत्काल आप इंटरिम ऑर्डर के लिए एक प्रार्थना पत्र आप धारा 10 के अंतर्गत जो केस करेंगे उसमें दे सकते हैं। तो धारा 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन का आप केस कीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हेलो मिस्टर आदित्य, आपने डिफर्मेशन वाला वीडियो में बताया है कि हम वाइफ के अगेंस्ट डिफर्मेशन का केस फाइल नहीं कर सकते, बट वाइफ ने अगर 498A के FIR करने के बाद न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया हो तो भी क्या केस जीतने के बाद हम उसके अगेंस्ट डिफर्मेशन का केस नहीं कर सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। अब इनके पूछने का मतलब है कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि वाइफ के ऊपर डिफर्मेशन का आप केस नहीं कर सकते अगर वाइफ ने झूठा केस किया है, अभी केस चल रहा है, तो ऐसे में आप मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते। साथ ही आप बरी भी हो जाते हैं तो भी आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताई है। ये वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो इनके पूछने का मतलब है, तो मान लीजिए मैं केस नहीं कर सकता हूँ, डिफर्मेशन का सिर्फ केस चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए जो वाइफ हैं उन्होंने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया है, जो केस चल रहा है उसके बारे में पेपर में निकलवा दिया है, तो क्या हम इस आधार पे अब डिफर्मेशन का केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, जो प्रकाशन किया गया है उसमें क्या चीज़ लिखा है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, प्रकाशन वाले जब भी प्रकाशन करते हैं तो पहला चीज़ जो बचाव करता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह बचाव करता है कि देखिए, जैसे यह व्यक्ति चोर है, आगे वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ऐसे में वो चोर है कि नहीं है, वो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के इस चीज़ को स्पष्ट कर दिए कि हमें नहीं पता है, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो पहले ये चीज़ उनका बचाव कर देता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है कि हम नहीं कह रहे हैं, हम तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के ये बात बोल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जैसा कि ये मैट्रिमोनियल केस में होता है जो पेपर में निकलता है, उसमें ये चीज़ निकलता है कि पत्नी के साथ दहेज मांगा जा रहा था, इसलिए पत्नी ने केस दर्ज कराया, इस धारा में केस दर्ज हुआ, ये मुकदमा यहाँ चल रहा है, ये FIR हुआ है, इस धारा में अभियोग पंजीकृत हुआ है। तो इसी संबंध में सूचना दी जाती है। ये बात नहीं कही जाती है कि पति दहेज मांग लिया है इस वजह से उसे सजा दे दिया गया है, या फिर जो पति हैं वो दहेज के लोभी हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। पेपर में सिर्फ सूचना दी गई होती है, पब्लिश किया गया होता है कि पत्नी से दहेज मांगा गया था, पत्नी को प्रताड़ित किया गया था, इसी वजह से पत्नी ने केस दर्ज कराया, ये केस इस थाने में दर्ज हुआ, इस धारा में दर्ज हुआ। तो यही सारी सूचना लिखी होती है। तो ऐसे में अगर ऐसा लिखा है, सिर्फ सूचना दी गई है, तो उसके आधार पे तो आप मानहानि का केस नहीं कर सकते। बाकी अगर इससे कुछ अधिक चीज़ें लिख दी गई हो, आपके बारे में काफ़ी बेइज्जती कर दी गई हो न्यूज़पेपर में, तो ऐसे में आप निकलवा सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना वो जो न्यूज़ का कटिंग है वो भेज सकते हैं, मैं उसे देख के बता दूंगा कि आप इसके आधार पे क्या कर सकते हैं, डिफर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर सिंपल बात लिखी है जैसा मैंने आपको बताया, तो सिर्फ उतना ही लिखा है, तो उसके आधार पे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा लिखा है, जो मैं देख के ही आपको बता सकता हूँ, तो अगर ज़्यादा लिखा है तो आप भेजेंगे तो मैं आपको देख के बता दूंगा। अगले कमेंट को लेते हैं। ये भी वही कमेंट है, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। फिर एक और कमेंट इनका आया है, इसका भी मैं जवाब दे चुका हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, सेक्शन 9 लगाने से 498A में हेल्प मिलती है क्या? अगर सेक्शन 9 लगाने के साथ वाइफ बीच में घर आके रहने लगी और फिर रिश्तेदारों से केस करने की धमकी दिलवाए या खुद दे, तो इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? तो देखिए, सेक्शन 9 लगा देने से 498A केस में कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन 9 लगा देंगे तो पत्नी 498A केस नहीं कर पाएगी, या फिर करेगी तो उसमें आप बरी हो जाएंगे, सारा केस पत्नी का झूठा साबित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, मैंने कई वीडियोस में ऐसे देखे हैं। बहुत सारे जो लीगल एडवाइस लोग दे रहे हैं वो यही बता देते हैं कि अगर पति सेक्शन 9 लगा देता है तो पत्नी 498A नहीं कर पाएगी, अगर करेगी तो पति का बचाव हो जाएगा, पति बच जाएगा। लेकिन देखिए, प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्चाई यही है कि सेक्शन 9 लगा देने से ऐसा नहीं है कि 498A में आप बरी हो जाएंगे, आपका बचाव हो जाएगा। हाँ, सिर्फ यही चीज़ रहती है कि अगर आप सेक्शन 9 लगाए हैं तो कोर्ट यही मान के चलता है कि आप रखना चाहते
चाहते हैं अपने पत्नी को, अपने साथ रखना चाहते हैं, तो ऐसे में जो पत्नी है उसे उचित कारण बताना होता है, सबूत देने पड़ते हैं। तो ऐसे में पत्नी के सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है कि या तो वो पति के साथ चल के रहे, या फिर अगर नहीं रहना चाहती है तो उचित रीजन बताए, उचित सबूत दे कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है। तो यही कुछ दिक्कतें पति के सामने आती है और थोड़ी बहुत 498A केस में आपको सेक्शन 9 का मदद में मिल जाता है, आपको थोड़ी जमानत में दिक्कत नहीं होती है, साथ ही साथ मीडिएशन में दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ जज साहब के दिमाग में भी जाता है कि जो पति है वो पत्नी को रखना चाहता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको कहीं कहीं हेल्प मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखिएगा, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और ये जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सेक्शन 9 आपने कर दिया है और वाइफ आके आपके साथ रहने लग रही हैं, धमकियाँ दे रही हैं, तो ये बहुत डिटेल आंसर इसका हो जाएगा, बहुत लंबा मुझे इसका जवाब देना पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए अपॉइंटमेंट लेके, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा। मैं यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या समझाया हूँ आपको। इसके लिए आप एक बार फ़ोन पे बात करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हाय सर, मैं हस्बैंड से मेंटेनेंस में मेरे बेटे के लिए घर और बैंक बैलेंस मांग सकती हूँ क्या? देखिए, मेंटेनेंस केस में आप भरण पोषण मांग सकती हैं अपने या फिर अपने बेटे के लिए। मेंटेनेंस केस में आप बेटे के लिए घर या फिर बैंक बैलेंस नहीं मांग सकती हैं। आप मेंटेनेंस केस में 125 CRPC लगा के सिर्फ प्रति माह के लिए भरण पोषण की मांग कर सकती हैं अपने या फिर अपने बेटे के लिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नमस्ते सर, अगर ससुराल वाले एंड हस्बैंड सारा स्त्री धन चुरा ले और वापस ना करे तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ससुराल वाले और हस्बैंड सारा स्त्री धन आपका रख लिए हैं, नहीं दे रहे हैं, हड़प कर लिए हैं, तो ऐसे में पुलिस थाने में आप इसके लिए कंप्लेन कीजिए, महिला सेल में आप इसके लिए कंप्लेन कीजिए। महिला सेल वाले खुद पति और उसके घर वाले को बुलाएंगे और ऐसे में पूछेंगे कि स्त्री धन के संबंध में। अगर महिला सेल वालों को लगता है कि हाँ वास्तव में उन लोगों ने हड़प कर दिया है, नहीं दिया है, तो ऐसे में वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं देते हैं लोग, तो ऐसे में जो महिला सेल वाले हैं या फिर थाना वाले हैं, पति और पति के घर वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत स्त्री धन के लिए FIR भी दर्ज कर देंगे। तो आप महिला सेल में कंप्लेन कीजिए, इसका वुमन सेल में कंप्लेन कीजिए अपने स्त्री धन के लिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, पत्नी यह कह रही है कि मेरे से मारा पीटा जाता है, दहेज का डिमांड करते हैं, अगर यह सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? तो देखिए, पत्नी अगर ये सारे आरोप लगा रही है और बाद में वो ये चीज़ सिद्ध नहीं कर पा रही है, कोर्ट में केस हुआ है, पत्नी सिद्ध नहीं कर पाई, तो ऐसे में जो पति और पति के घर वाले होते हैं या फिर जिनके ऊपर भी आरोप लगे होते हैं, सारे लोग बरी हो जाते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मैंने डिवोर्स का केस फाइल किया है, क्या मेरी वाइफ खर्चा का केस फाइल कर सकती है? मेरा प्राइवेट जॉब है और उसकी गवर्नमेंट जॉब है, क्या खर्चा देना पड़ सकता है 125 और 24 में? तो देखिए, 125 या फिर 24 तब अप्लीकेबल है जब वाइफ जो है वो कमा ना रही हो, कम कमा रही हो। तो ऐसे में आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपकी जो वाइफ है वो सरकारी जॉब कर रही हैं, तो ऐसे में हो सकता है आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा भी सैलरी पा रही हो या फिर आपके बराबर पा रही हो। तो ऐसे में ये स्थिति है कि जो वाइफ है वो मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं रख रही हैं, क्योंकि वो कमाने में सक्षम है, अपना खर्चा चलाने में सक्षम है। जो मेंटेनेंस लॉ का प्रोविजन किया गया है ऐसी महिला के लिए किया गया है जो अपना भरण पोषण न कर पाने में समर्थ हो। तो ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो अपना खर्चा चला सकती हैं, अपना गुजारा भत्ता रख अपने चला सकती हैं। तो ऐसे में वो मेंटेनेंस का केस अगर कर भी देती हैं आपके विरुद्ध, तो ऐसे में ये चीज़ अगर आप साबित कर देते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो कमा रही हैं, अपना खर्चा चला लेंगी, तो आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे, कोर्ट उनके मेंटेनेंस केस को खारिज कर देगा। तो आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ इस चीज़ के सबूत कलेक्ट कर लीजिए कि वो जॉब करती हैं और इतना सैलरी पाती हैं। अगर वो मेंटेनेंस केस करती है तो ऐसे में ये केस में साबित कर दीजिएगा, आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे।
तो यही कुछ कमेंट आए थे आज के, मैंने सारे का जवाब दे दिया। बाकी ये जो नीचे के कमेंट हैं उनका जवाब मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो आज का जो कमेंट बॉक्स का प्रोग्राम था, आशा करता हूँ आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। तो आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।